नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये मुग़ल शैली जो हम लोगों ने पढ़ा है, मुग़ल शैली मतलब ईरानी शैली। तो ईरानी शैली और मुग़ल शैली का सुपर फास्ट रिवीजन है। मुग़ल शैली को पारसियन शैली भी और कुछ लोग पर्शियन शैली भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। ईरानी शैली, फारसी शैली, पर्शियन शैली या फिर मुग़ल शैली। तो इसका सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग देखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम 2 पार्टों में देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि क्लास बहुत डीप में है। 3 से 4 प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है आपकी परीक्षा में, कभी कभी तो 5 से 6 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए क्यों ना थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लिया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज देखते हुए चलेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मुग़ल काल से, जहाँ पे बाबर आप जानते हैं संस्थापक होता है। बाबर का पुत्र आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका पुत्र आएगा अकबर, अकबर तक का डाटा आज देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से जुड़ा हुआ डाटा अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चैनल पे याद रखना, बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी पेड हैं। अगर आप पेड वाले में हैं, पेड वाला फ़ायदा उठाइए। अगर आप जो है फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, ईरानी शैली को फारसी शैली, पारसियन शैली भी कहा जाता है। ईरानी शैली का जो जन्म स्थान है वो समरकंद है। समरकंद और हिरात ये दोनों स्थान एक ही जगह में समझ लीजिए पाए जाते हैं, आसपास पाए जाते हैं। ये अफगानिस्तान वाला बेल्ट होता है। 15वीं सदी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। कहाँ की कला? तैमूर वंश की कला बहुत अच्छे से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यानी फारस वाली कला जो है ये उत्कर्ष के तमे, यानी कुल मिला के यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के काम हुआ। चित्रकला को थोड़ा सा विशेष प्रयोजन के साथ रखा गया, थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम किया गया। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है तैमूर का पुत्र शाहरुख है। शाहरुख एक कवि भी था, अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को आश्रय बड़ी प्रदान करता था शाहरुख। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। अगला पॉइंट आता है कि शाहरुख के समय ईरानी कला को अपने जो है उत्कर्ष की तरफ ले जाने का काम भी रहा, तो उसने चित्रकला को आगे भी बढ़ाया। शाहरुख जो है आप जानते हैं तैमूर का पुत्र शाहरुख होता है। और अभी आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि बाबर के बारे में, जो 14 फरवरी 1483 को फरगना में जो है जन्मता है, वो भी चंगेज खां का वंशज होता है और तैमूर वंश का वंशज माना जाता है। पिता उमर शेख मिर्जा उसके होते हैं, माता आप जानते हैं तुगलक निकार खानम होती है। तो वो चंगेज वंश से होती है माता जी, और पिताजी तैमूर वंश से। तो यही तैमूर, आपको जो तैमूर है, तैमूर का पुत्र शाहरुख होता है। शाहरुख एक अच्छा कवि होता है, उसकी समय चित्रकला स्वर्णकाल पे पहुंचती है। ईरानी कला में बेहजाद और शाह मुजफ्फर श्रेष्ठ कलाकार थे, जिसमें बेहजाद को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। ये खूब पूछा जाएगा कहाँ से आया था, तो समरकंद माना जाता है, कभी हिरात लगाया जाता है। बेहजाद की अगर बात करते हैं तो थोड़ा अच्छे से देख लें कि बेहजाद जो है ईरानी शैली का प्रमुख और श्रेष्ठ कलाकारों में शुमार रहा है। बेहजाद सुल्तान हुसैन बेगरा, तो ये खूब पूछा जाता है, सुल्तान हुसैन बेगरा कहाँ के शासक हैं? तो ये समरकंद वाले। इनके दरबारी चित्रकारों में भी रहा है। सुल्तान हुसैन शाह बेगरा की मृत्यु के उपरांत सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में भी किसने कार्य किया? बेहजाद ने कार्य किया। बेहजाद को पूर्व का राफेल, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेहजाद को पूर्व का राफेल या फिर हरैत शैली का जनक भी माना जाता है। तो हिरात शैली, हरैत शैली या फिर आप ऐसी शैली कह सकते हैं जिसका जनक बेहजाद है, तो उसे ईरानी शैली भी कभी कभी कह दिया जाता है, तो उसका जनक भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, आप जानते हैं बाबर की कथा तो आप बाबरनामा होगी। तो बाबरनामा में लिखा है कि बेहजाद एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरों को ठीक से नहीं बना पाता था या नहीं चित्रित कर पाता था। ये हमने जब क्लास पढ़ाई थी उसमें भी इसका जिक्र किया था। हालांकि क्लास में बहुत कुछ डाटा अगर मिस होता है तो उसे हम सुपर फास्ट रिवीजन में इसलिए कवर करते हैं, इसलिए सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास को कभी भी मिस नहीं करना है। आपको वो क्लास अगर नहीं देख पाते हैं सुन लेना है, कम से कम आपका डाउट क्लियर हो जाए, काम आपका बन जाए, आप 148 फतेह कर ले जाएं, यही हमारी विशेष शुभकामनाएं हैं। आगे बात करते हैं, पॉइंट आता है हिरात ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र था। हिरात जो है कहाँ का? तो ईरान का था, ईरान का। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बहुत सारे नाम देंगे, उसमें ईरान लगाना। ठीक है, ईरान। आगे बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो है इस्लाम धर्म की आकृतियों में निषेध किसका होता है? तो इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध होने के कारण
सूक्ष्म अलंकरण की परंपरा ईरानी शैली में विकसित हो जाती है। और जो ये शब्द दिया गया है कि इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध है, इसी का पक्का शासक बनेगा आगे चल करके औरंगजेब, और वो कलाकारों को भगाना स्टार्ट कर देगा और वहां पे चित्रकला बिल्कुल संकीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगी, यानी मूर्त से अमूर्त अवस्था की तरफ चली जाएगी, खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, विलुप्तावस्था की ओर आ जाती थी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, ईरानी चित्रों में अभिव्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिकता अधिक प्रभावी रही है। ईरानी शैली में आकृतियां प्रायः पौने 2 चश्म चेहरे की बनी है। चित्रों पे चित्रकारों के नाम लिखने की परंपरा उसी टाइम से जो है स्टार्ट मानी जाती है, यानी ईरानी शैली से मानी जाती है। हांसिया यानी बॉर्डर में चित्रकारी ईरानी कला की देन है। तो जो हांसिया आप जानते हैं चारों साइडों से बॉर्डर बना के उसके अंदर चित्रकारी करना, ये भी ईरानी कला की ही देन मानी जाती है। इससे जो है चित्रों में उभार आता है, चित्रों को थोड़ा आकर्षक बनाया जाता है। चित्रों में सादे, सपाट, चमकीले रंग भरे गए हैं तथा रेखाएं सूक्ष्म दिखाई देती हैं। मुगल शैली की उत्पत्ति हिंदू और ईरानी शैली के सम्मिश्रण से हुई है। तो ये खूब पूछा जाता है, हिंदू प्लस ईरानी शैली बराबर कौन सी शैली? तो हिंदू प्लस ईरानी शैली बराबर मुगल शैली। ठीक है। मुगल चित्रकला भारतीय पारसियन शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि मुगल चित्रकला का मिश्रण कौन सा है? तो भारतीय प्लस पारसियन इक्वल टू मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला आप जानते हैं कि आज की डेट में आपके सिलेबस में है और बहुत अच्छे से पूछा जाता है मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला पे आपको अच्छे से काम करना होगा, यानी मुगलिया शैली पे आपको काम करना होगा। मुगल चित्रकला के साथ आप थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में भी देख लें, क्योंकि इतिहास का टॉपिक है तो थोड़ा सा इसे भी देखना है। 1526 से 1857 तक इसका कार्यकाल होता है मुगल वंश का, जिसमें संस्थापक की बात करते हैं तो मुगल वंश स्थापित करते हैं बाबर जी। बाबर की अगर बात होती है तो 1526 से 1530 तक भारत पे शासन करते हैं। बाबर के जन्म की अगर बात होती है तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना ईरान में इनका जन्म होता है। माता तुगलक निगार खानम होती हैं जो चंगेज वंश की होती हैं, और पिता उमेर शेख मिर्जा यानी उमर शेख मिर्जा होते हैं जो तैमूर वंशज होते हैं। तो चंगेज प्लस तैमूर इक्वल टू बाबर का उत्पत्ति होती है। बाबर का जो पूरा नाम होता है मित्रों वो जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है। फरगना उस टाइम एक छोटा सा राज्य होता था। जैसे वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में कोई छोटा सा एक पॉइंट ले लीजिए, चाहे बुंदेलखंड वाला ले लीजिए, चाहे आप इधर से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा, इस टाइप से था। लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे थी, तो मूल रूप से ये बहुत सारे क्षेत्रों को जो है जीता, उसके बाद वहां को अपने अंडर में लेता था, फिर आगे बढ़ जाता था, वहां की सेना को लेकर युद्ध करता था और आगे जो है यानी राज्य विस्तार का कार्य बहुत अच्छे से बाबर ने किया। बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। ये वनडे एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी जाती है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। कब की? 1526 में की। किससे हरा के? तो जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने जीता था। आप जानते हैं कि बाबर का जन्म तो फरगना में होता है, लेकिन जो भी इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो मकबरा यानी जहां इसे जो है दफनाया जाता है, उनका काम सबसे पहले आगरा में होता है। पहले आगरा में, लेकिन वर्तमान में काबुल में पाया जाता है। काबुल पाकिस्तान वाला, ठीक है, काबुल जो है ये अफगानिस्तान काबुल वाला है, ठीक है। तो काबुल में जो है इसकी जो है मकबरे पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो बाबर का एक दृश्य देखिए, ये है मोहम्मद जो है जलालुद्दीन बाबर। बाबर की अगर बात करते हैं तो ये बहुत सारे लोग परेशान हैं, कई लोग इसमें परेशान हैं। देखिए बाबर, तुर्की भाषा में उल्लेखित बाबर की आत्मचरित्र तुझके ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, बड़े महत्व की पुस्तक मानी जाती है। किस भाषा में है? तुर्की। बाबर को कौन सी भाषा आती थी? तुर्की। बाबर बगीचे में दावत करते हुए 1597 ईस्वी का चित्र है और बाबरनामा में उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। बाबर बगीचे में दावत कर रहे हैं। यह प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी। इसे आत्मकथाओं का राजकुमार भी कहा जाता है। आत्मकथा मतलब खुद के जीवन पे जो व्यतीत होता है उसी को आप आराम से लिख दो, वो है आपकी आत्मकथा, ठीक है। और आगे बात करते हैं। बाबर भारत आते समय अपने साथ शाहनामा, जिसे ईरान के राजाओं का इतिहास माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे विश्व का इतिहास लिखते हैं। विश्व का इतिहास नहीं है शाहनामा, याद रखना कहाँ का है? ईरान के राजाओं का इतिहास है। एक सचित्र प्रति ले आया था। यह पुस्तक वर्तमान में एशियंटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में रखी हुई है। जो बाबर ने शाहनामा लाया था उसका जो वर्तमान चित्र है वो एशियंटिक सोसाइटी लंदन में है, याद रखना। आगे बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो मुबैयान पद्य शैली को किसने जो है जन्म दिया? तो कलंदर ने दिया। कलंदर किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है।
ये तो बात बाबर की हो गई। अब बाबर से संबंधित कुछ चित्र देख लो, जैसे बाबर का बगीचा में बैठना बहुत अच्छा चित्र है, तो आप ये बगीचे में बैठा बाबर देखिए ही लो। ये आपके बाबर जी हैं, इसमें आपको बगीचा दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, साथ में शहंशाह बाबर भी मुकुट उकुट लगाए बैठे हैं, देख लीजिए यही चित्र है, इंपॉर्टेंट चित्र है। बगीचे में दावत कर रहे हैं, साथ में लोग बैठे हुए हैं, इधर पकवान उकवान रखा है, आप देख रहे हैं ये ठीक है। आगे बात करते हैं, और आगे अगर बात करते हैं तो और चित्रों में अगर बात करें तो पहला चित्र बाबर बगीचे में दावत करते हुए बाबरनामा में। दूसरा चित्र है बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, तो ग्वालियर दुर्ग को देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका चित्र है। तीसरा बाबर नाव द्वारा सोन नदी को पार करते हुए, एक अकबर के समय का जगन्नाथ के द्वारा चित्रित है। बहुत अच्छे से जगन्नाथ ने बाबर को नाव पार करते हुए यानी नदी को पार करते हुए नाव के द्वारा दर्शाया है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी बाबर को पार कर रहे हैं, इसको जगन्नाथ ने अकबर के समय बहुत अच्छे से चित्रित किया। चौथा महत्वपूर्ण चित्र है बाबरनामा का चित्र है, अकबर के काल में भूरा नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। बाबरकालीन स्थापत्य की अगर बात करते हैं, स्थापत्य मतलब कौन कौन सी मस्जिद या फिर कौन कौन सा और मकबरा बनवाए, तो उसमें पानीपत का काबुली बाग पूछा जाता है मित्रों। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ वाला? पानीपत वाला, पानीपत हरियाणा वाला। किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया। संभल की मस्जिद को किसने बनवाया? संभल उत्तर प्रदेश वाला है, इसकी मस्जिद को भी बाबर ने बनवाया था। अयोध्या का बाबरी मस्जिद अगर बात करते हैं तो बाबर के एक सेनापति होते हैं मीर बकी, इन्होंने बनवाया था। इसी पे सबसे ज्यादा विवाद था। आज जान रहे हैं कि वहां पे वर्तमान समय में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगला कहा जा रहा है कटे सिरों वाली मीनार। ये कटे सिरों वाली मीनार कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा के पास स्थित है। किसने बनवाया था? तो इसे भी बाबर के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। बाबर वही जो कलंदर की उपाधि धारण करता है, फरगना में जन्मता है, 1483 के आसपास जन्मता है और 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पे बैठता है। चार बाग पद्धति आप जानते हैं, लखनऊ में बाग है ये चार बाग पद्धति का उद्यान किसने? तो आराम बाग में मूल रूप से बाबर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये सब बात तो बाबर से संबंधित हो गई। जिसमें बाबर से संबंधित चित्तौड़ों की अगर बात होती है तो ये खूब पूछा जाता है कि बेहजाद किस कला का जो है संरक्षक रहा है, या किस भारतीय चित्रकार या किस मुगल शैली का जो है मुगल शैली में किस शासक के अंडर में आता था। तो बेहजाद जो है बाबर के समय का अच्छा चितेरा माना जाता है और बेहजाद की बुराई बाबर खूब करता था। बेहजाद को ही भारत का राफेल कहा जाता है या पूरब का राफेल कहा जाता है। और सुल्तान शाह इस्माइल की अगर बात होती है तो उसके दरबार में किसने रहा था? तो आप जानते हैं कि वो बेहजाद ही वहां भी रहा है। तो ये तो बात हो गई इसकी। आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इनके पुत्र आते हैं हुमायूं। इनका शासन स्टार्ट होता है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। जन्म इनका 1508 ईस्वी में हो जाता है। आप देख लीजिए अच्छे से। पहले ये हैं आपके क्या? ये हैं आपके क्या? ये आपके हुमायूं जी हैं, अकबर के पिताजी हैं। देख लीजिए शहंशाह हुमायूं। हुमायूं की अगर बात होती है, हुमायूं शब्द का अर्थ जो है भाग्यवान होता है। तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अन्य तीन छोटे भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं इतना ईमानदार था कि अपने भाइयों को राज्य भी वितरित कर दिया, ले जाओ आप वहां का शासन करो अच्छे से। लेकिन सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं बैठे। पत्नी हमीदा बानो बेगम है और हाजी बेगम है, तो ये दो लोग। बहन गुलबदन बेगम है। बहन गुलबदन बेगम बहुत जो है साहित्यिक रुचि की महिला रही हैं और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी लिखे हैं, बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं। आप जानते हैं इनका जिक्र इतिहास में खूब होता है। बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है। 1533 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के दीनपनाह नगर की स्थापना कर देता है। अब यही दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिर करके आगे चल करके हुमायूं की मृत्यु भी होती है 1556 के आसपास। आगे लिखा भी है कि हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपनाह नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से होती है। हुमायूं की जो आत्मकथा है उसे हुमायूंनामा कहा जाता है, बाबर का पुत्र है। इसकी रचना हुमायूं की बहन जो गुलबदन बेगम है वो करती हैं और आप जानते हैं किस भाषा में करती हैं? तो ये फारसी भाषा में करती हैं। जबकि बाबरनामा में किस भाषा में प्रयोग किया गया? तो बाबरनामा आप जानते हैं तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। बाबर को बाबरनामा की अगर बात हो तो खुद के द्वारा लिखा गया है और तुर्की भाषा बहुत अच्छे से जानता था बाबर, तो उसने तुर्की भाषा में खुद का आत्मकथा लिखा। हुमायूं अपने साथ 1555 ईस्वी में अब्बुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को भारत लाया। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे चितेरे होते हैं और हुमायूं के काल के उच्च कोटि के चितेरे माने जाते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल में हुआ, जिसका वास्तुकार मिर्जा घियात होता है। तो ये भी कभी कभी जो है दृश्य पूछ लिया जाता है कि जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है?
दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में, दीनपनाह नगर के पास ही स्थित है। किसने बनवाया? तो आप जानते हैं कि इसका निर्माण तो हाजी बेगम ने करवाया, लेकिन इसके वास्तुकार कौन है, यानी मिस्त्री कौन रहे, मेन बनाने वाले मिस्त्री तो मिर्जा घियात होते हैं। जैसे आप देखते होंगे सरदार पटेल की एक ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसका निर्माण किसने किया? तो राम बी सुतार ने किया, राम बी सुतार ने किया। ऐसे मिर्जा घियात ने किया। ठीक है, किसका? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण। आगे बात करें तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का पहला इमारत माना जाता है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है वनडे इंटरेस्ट में, हालांकि टीजीटी में भी छप सकता है, क्योंकि वास्तुकला आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं दिया गया है, लेकिन निरपेक्ष रूप से पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो याद रखना। यह मकबरा अष्टभुजाकार और दोहरी गुम्बद का विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। तो यह खूब पूछा जाता है कि मुगल शैली का पहला अष्टभुजाकार मकबरा कौन सा है, तब आपको हुमायूं का मकबरा लगाना होता है, जो दिल्ली में दीनपनाह नगर के पास स्थित है। हुमायूं ने कबूतर के पंख को कटवा करके उसका चित्रण करवाया था, ये भी हमने पढ़ाया है। तो ये भी दृश्य खूब पूछा जाता है, ये आपकी टीजीटी के लिए खूब इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष जो है नजर बना के रखिएगा। हुमायूं अपने प्रवास के दौरान अपने साथ क्या रखता था? तो अपने साथ पुस्तक रखता था, जिससे उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती थी। अब हुमायूं की अगर बात होती है, हुमायूं में दो ये कलाकार आते हैं, दो अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं जिनका नाम ही हो जाता है, आप जानते हैं। तो हुमायूं के दरबार के जो दोनों कलाकार थे, एक तो अबू समद सिराजी और दूसरे मीर सैयद अली, ये 1555 में भारत आ जाते हैं। अब हुमायूं की मृत्यु 56 में हो जाती है। तो 56 में राजा की मृत्यु हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रजा भी खत्म हो जाएगी, प्रजा तो रहेगी। तो ये जो ख्वाजा अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली होते हैं, ये आगे चल करके इनके पुत्र अकबर के दरबार में बढ़िया वाले चितहरे हो जाते हैं। तो अकबर की अब बात कर लेते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं, अच्छे शासक माने जाते हैं। हालांकि इनके साथ एक जो है वाक्यांश जुड़ा हुआ है कि ये अनपढ़ हैं, अनपढ़ राजा अकबर, अनपढ़। ये खूब वनडे एंट्रेंस में पूछा गया, यूपीपी हो या अन्य प्रदेश की परीक्षाएं हो, उसमें पूछा जाता था मुगल काल में कौन सा शासक जो है अनपढ़ था। तो अनपढ़ इसलिए थे क्योंकि ये उस टाइम निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, और जो है इनका जन्म ही जो है चलते फिरते रास्ते में ही हुआ, समझ लीजिए। वो जब हुमायूं यहाँ से दिल्ली से भाग करके जा रहे थे और राणा बीर साल के महल में पहुँचे, तो वहीं जो है हमीदा बानो बेगम की जो है गर्भ से अकबर का जन्म होता है। तो अकबर के बारे में इसीलिए थोड़ी बहुत दुविधाएं आ जाती हैं। हालांकि अकबर एक अच्छे और ठीक ठाक शासकों में माने जाते हैं। आज की डेट में तो इतिहास पे खूब ज़्यादा धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो इतिहास की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपने काम की बात करेंगे। अपना काम करना है, बाकी आप जानते ही हैं कि समाज है, समाज में सभी पक्ष एक साथ संतुलित नहीं बैठ पाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अकबर का जन्म तो 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर 12 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर होता है। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम होती हैं। अकबर की जो आत्मकथा है आईने अकबरी होती है, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा। इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। आप जानते हैं जब मुगलों की भाषा फारसी है तो किस में होगी? फारसी में। तो अबुल फजल ने किसे? आईने अकबरी या फिर अकबरनामा को फारसी भाषा में लिखा। अकबर का विवाह आप जानते हैं राजा भारमाल की पुत्री जोधाबाई से होता है। अब जोधाबाई के साथ अन्य भी इनकी बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन जोधाबाई थोड़ा फेमस नाम हो जाता है। अकबर के 9 रत्न थे, आप जानते हैं। 9 रत्न मतलब 9 लोग मिलकर के इनके राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शुमार है, ये खूब ज़्यादा डाउटफुल होता है। तो सबसे पहला नाम बीरबल का होता है, दूसरा अबुल फजल का होता है, तीसरा टोडरमल का होता है, चौथा भगवान दास का होता है, पांचवा तानसेन का होता है जिसे रामतनु पांडे कहा जाता है, संगीतज्ञ थे। और छठवां नाम अब्दुल रहीम खान खाना का होता है, सातवां नाम मुल्ला दो प्याजा का होता है, आठवां नाम मान सिंह का होता है, और जो है 9वां नाम है वो हकीम हुनाम का होता है, हकीम हुनाम का होता है। तो ये 9 रत्न है अकबर के। मुगल शैली की अगर स्थापना की बात होती है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है मित्रों, जब मुगल वंश पूछा जाता है तब आंसर्स बाबर बनता है, लेकिन जब मुगल शैली पूछा जाता है तब आपको आंसर्स क्या लगाना होता है? अकबर लगाना होता है। तो मुगल शैली की स्थापना अकबर के समय हुआ तथा इसी शैली में विकास भी अकबर के समय हो जाता है। तो अकबर के समय में कौन सी शैली? तो मुगल शैली स्थापित होती है। क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है और अक्सर लोग कंफ्यूजिया जाते हैं, वहां पे वो लोग बाबर लगा के आ जाते हैं। मुगल शैली की स्थापना अकबर के समय। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो कहा जाता है कि हुमायूं के समय 2 ईरानी चित्रकार मुगल दरबार में आए थे। ये चित्रकार पूर्ण रूप से ईरानी शैली में चित्रों का निर्माण किए। वहीं आगे जो है अकबर के समय ईरानी प्लस भारतीय चित्रकारों ने मिलकर के एक नवीन शैली जिसे मुगल शैली नाम दिया गया। तो ये पूछा जाता है ईरानी प्लस भारतीय इक्वल टू कौन सी शैली? तो ईरानी प्लस भारतीय इक्वल टू मुगल शैली। इसकी स्थापना किसके समय? तो ये अकबर के समय हो पाती है।
अकबर की चित्रणशालाएं, आप जानते हैं चित्र की जो है रचना बहुत ज्यादा हुई और उनको रखने का काम जो है अकबर ने किया, तो उसके लिए उन्होंने 4 चित्रशालाओं का निर्माण किया। वो आगे इस टाइप से हैं। 1558 से 1572 ईस्वी में आगरा में चित्रशाला, 1572 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला, 1585 से 1605 तक लाहौर में चित्रशाला और 1603 से 1601, ये उल्टा लिखा हुआ है, 1603 से 1601, 1601 से 1603 कर लो, पुनः जो है आगरा में चित्रणशाला का काम होता है। ठीक है। मुगल कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो अकबर के समय हुआ। कब से कब तक? 1585 से 1601 के बीच। चित्रकला थोड़ी हावी होती है, चित्रकला का काम होता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि मुगल कला का सर्वाधिक विकास अकबर के समय हुआ, लेकिन जब चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल, तब वहां पे आप इनके पुत्र को लगाते हैं, यानी जहांगीर को लगाते हैं। आगे बात करें, मुगल शासकों में अकबर ने सर्वप्रथम चित्रशालाओं की ओर जो है ध्यान आकर्षित करवाया, यानी चित्रशालाओं पे ध्यान सबसे पहले किसने दिया? तो इनके पिताजी आप जानते हैं हुमायूं थे, बहुत परेशान थे, युद्धों की बात आती थी, बीच बीच में परेशान होते थे। और उससे पहले बाबर बहुत कम दिनों तक जो है भारत पे शासन कर पाता है, तो उससे पहले इन लोगों ने चित्रकला की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अकबर शासन पे बैठे तो इन्होंने चित्रशालाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और इस पर काम भी करवाया। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि अकबर का शाही पुस्तकालय कहाँ पे है? तो आगरा, दिल्ली और लाहौर में था। अकबर के बचपन में जो है अबू समद सिराजी कला की शिक्षा देने के लिए आते थे। अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली दोनों जो है अकबर को कला की शिक्षा देते थे, लेकिन इनके बाप के साथ, यानी इनके पिता के साथ हुमायूं भी बैठता था, अकबर भी बैठता था, दोनों को सिखाने का काम करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाए। हालांकि अकबर के जो ये चित्रकला प्रेम है, इससे प्रभावित होकर के आगे इनके पुत्र आएंगे जहांगीर, वो चित्रकला के पारखी शासक बनेंगे। ठीक है, वो पारखी शासक बनते हैं। आगे बात करें तो कहा जाता है आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने हेमू का यही चित्र बनवाया था। अकबर ने बड़े बड़े आकारों या बड़े बड़े कलाकारों को अपने महल में आश्रय दिया और उन्हें धन और सम्मान भी देना स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि कोई भी कलाकार क्यों ना कोई उच्च कोटि का भी हो, लेकिन उसे घर चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे पहले तो पैसे की आवश्यकता होगी, और उस टाइम पैसे का लेन देन भी होता था और जो है अनाजों का भी लेन देन होता था। कुल मिला के ससम्मान अगर रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया कलाकार अपनी जो है कला की प्रदर्शन अच्छे से कर पाते, कलाकारिता कर पाते। तो ये काम जो है अच्छे से किया है अकबर ने। अकबर अपने दरबार में प्रत्येक सप्ताह एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करता था। वह श्रेष्ठ कृतियों को उचित सम्मान भी प्रदान किया करता था। तो जो ज़्यादा बढ़िया जो चित्रकारी करते थे उनको जो है सम्मान के साथ वो विदा भी करता था। अकबर के कला साहित्य प्रेम की तुलना हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड से की जाती है। जब कोई बहुत टफ टेस्ट पेपर बनता है तब ये पॉइंट छपता है, याद रखना। इसको हमने समाहित किया है टेस्ट पेपर में। अकबर के कला साहित्य का जो प्रेम दर्शाया जाता है किससे? हिंदू सम्राट से। तो वो हिंदू सम्राट हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड से इनकी तुलना की जाती है, किसकी? अकबर के कला साहित्य प्रेम की। और आगे अगर बात करते हैं, आप दृश्य देख लीजिएगा। बाज पक्षी के साथ हैं अकबर, ये अपने हाथों पे बाज पक्षी बैठाए हुए हैं। ये है आपका बाज पक्षी, ये है राजा अकबर, और इधर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये चित्र किस कालीन का है? तो ये अकबर के काल का है। जब आपसे ये पूछे केवल बाज पक्षी, जब आपसे केवल बाज पक्षी पूछता है तब आप जहांगीर के काल का मंसूर लगाते हैं, लेकिन जब आप अकबर के काल में बढ़िया वाला पक्षी चितेरा देखते हैं तो वहां पे मिस्किन का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, मिस्किन। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। देख लीजिए अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन है? तो आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में 100 से अधिक चित्रकार थे जो फतेहपुर सीकरी के चित्रशाला में कार्यरत थे। कहां पे कार्यरत थे? फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला में। कितने कलाकार? 100। आईने अकबरी में 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे। ये पूछा जाता है कितने हिंदू? तो 13 हिंदू चित्रकार थे, और उसके साथ 4 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। 13 हिंदू चित्रकारों में कौन कौन रहे हैं अकबर के काल में? 13 के नाम आप याद रखना। एक का नाम माधव, दूसरा केशव, तीसरे जगन्नाथ, चौथा दशवंत, पांचवां बसावन, छठवां मुकुंद, सातवां तारानाथ, आठवां सावलदास, 9वां जो है खेमकरण, 10वां लाल है, और जो है 11वां महेश है, 12वां राम है, और जो है 13वां हरिवंश है। तो 13 हिंदू चित्रकार हो गए। 4 मुसलमान चित्रकार कौन कौन थे? फारूक बेग, जिसे काला जो है कलमाग भी कहा जाता था, दूसरा मीर सैयद अली है जिसे तबरेज कहा जाता था, और तीसरा जो है अबू समद सिराजी कहा जाता था, और जो है चौथा मिस्किन थे जिसे भारतीय मुसलमान के रूप में देखा जाता है मिस्किन को। यही पक्षी चितेरा है। तो ये 4 नाम, फारूक बेग, मीर सैयद अली, अबू समद सिराजी और मिस्किन, ये चारों नाम मुस्लिम चित्रकारों के हैं। जबकि हिंदू चित्रकारों में माधव, केशव, जगन्नाथ, दशवंत, बसावन, मुकुंद, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, लाल, महेश, राम और हरिवंश के नाम शामिल है।
टोटल कितने थे? 100 थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे थोड़ी थोड़ी रचनाएं देख लेते हैं और रचनाओं के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे तुझके बाबरी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं बाबरनामा है, आत्मकथा बाबर द्वारा रचित है जो तुर्की भाषा में है। बाबर तुर्की भाषा को जानता था। वाकायत बाबरी की अगर बात करते हैं, बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। इसकी रचना रहीम खान खाना ने की है। तो रहीम खान खाना ने किस भाषा में किया? फारसी में। इसको बाबर ने किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा। बाबर को तुर्की आता था, तुर्की भाषा में लिखा, जबकि इसकी रचना जो है आप जानते हैं कि बाबर ने तुर्की भाषा में की, और इसका जो अनुवाद होता है वो आगे चल करके अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। और वो किस भाषा में करते हैं? तो मुगलों की जब राजकीय भाषा फारसी है तो वो फारसी में ही करेंगे। कल इस पे बहुत सारा विवाद था, बहुत सारे लोग परेशान थे, स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। तो याद रखना कि जो बाबर है उनका केवल तुर्की में है, बाकी आगे चल करके आप जिसकी भी आत्मकथा देखेंगे, क्योंकि जब मुगलों की राजकीय भाषा ही फारसी हो जाएगी तो फारसी में पूरा काम होगा। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया। वाकायत बाबरी की अगर बात करते हैं तो इनके अनुसार अकबर के समय 19 उच्च कोटि के जो है हिंदू चित्रकार थे और 3 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकार थे। ये वाकायत बाबरी में कहा जाता है कि 19 जो है हिंदू चित्रकार थे जो बढ़िया वाले थे, और 3 जो है अच्छे मुस्लिम चित्रकार थे। जबकि आपने अभी देखा है हिंदू चित्रकार अकबर कालीन जो अकबरनामा है, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग 13 हिंदू चित्रकार और 4 मुसलमान चित्रकार थे। जबकि बाबरनामा में आप जानते हैं कि यहां पे बताया जा रहा है कि बाबरनामा में 19 उच्च कोटि के चित्रकार थे। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय श्रेष्ठ हिंदू चित्रकारों की संख्या कितनी थी? 13। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय श्रेष्ठ मुस्लिम चित्रकार 4। वाकायत बाबरी के अनुसार अकबर के काल में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार 19, और वाकायत बाबरी के अनुसार अकबर के काल में श्रेष्ठ मुस्लिम चित्रकार तो 3। ये दोनों डिफरेंसेस याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मीर सैयद अली जुदाई का नाम हम लोग देखेंगे। मीर सैयद अली की अगर बात होती है, सफवी शैली का फारसी चित्रकार था। 16वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में तबरेज में इसका जन्म होता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ भारत आता है। मीर सैयद अली चित्रकार तथा लिपि लेखन का उत्तम अभ्यास कर लिया था। मीर सैयद अली कवि भी था और जुदाई नाम से कविता भी रचित किया करता था। मीर सैयद अली की अगर बात होती है तो ग्राम्य चित्रण में बहुत अच्छा कलाकारी करता था, यानी ग्राम्य चित्रण के अच्छे कलाकार थे उच्च कोटि के। जैसे आप जानते हैं बिशन दास, बिशन दास बहुत अच्छा सभी ही रचनाकार था और वो जहांगीर के काल का था। ऐसे मूल से मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण के लिए पारंगत कलाकार थे, बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे। आगे पॉइंट दिया गया, हमजानामा के आरंभिक 4 खंडों के क्षेत्र पर ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण कार्य मीर सैयद अली ने किया था। मीर सैयद अली को हुमायूं द्वारा नादिर उल मुलुक यानी युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। तो हुमायूं ने नादिर उल मुलुक की उपाधि किसे दी? मीर सैयद अली ने दी, क्योंकि मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी ये दोनों हुमायूं के काल के अच्छे चितेरे माने जाते थे, उनके साथ ही भारत आए थे। मीर सैयद अली नास्तालिक लिपि का अच्छा लिपिकार माना जाता है। नास्तालिक लिपि का एक अच्छा लिपिकार माना जाता है, यानी अच्छा लेखक माना जाता है। मीर सैयद अली के प्रमुख चित्र आप देख लीजिए। जैसे मीर सैयद अली आप जानते हैं प्रकृति को बहुत अच्छे से दर्शाते थे। तो गाय का वध करता जहाक, जिसे कसाई कहा जाता है, तो गाय का वध कर रहा है कसाई, ऐसा दृश्य किसने बनाया? मीर सैयद अली ने बनाया। लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, ये रचना किसकी है? ये भी मीर सैयद अली की है। मजनू का जन्म किसने बनाया? जो है मीर सैयद अली ने बनाया। और बहराम तथा गणेरिया का अगर चित्र पूछा जाए तो गणेरिया का भी चित्र मीर सैयद अली का बहुत अच्छा चित्र माना जाता है। मीर सैयद अली जदोई को जो है हुमायूं ने कौन सी उपाधि दी? तो आप जानते हैं नादिर उल मुल्क की उपाधि दी, जिसे युग का आश्चर्य कहा जाता था। ठीक है, अब मीर सैयद अली के बाद अबू समद सिराजी की भी बात कर लेते हैं। अबू समद सिराजी की अगर बात करते हैं, इनका जन्म ईरान में प्रसिद्ध नगर सिराज में हुआ था। अबू समद शिकस्त शैली का अच्छा लेखक था, किंतु वह चित्रकारों के रूप में ज्यादा विख्यात नहीं था। अबू समद सिराजी की अगर बात करते हैं तो शिकस्त शैली का अच्छा लेखक, किंतु वह चित्रकार के रूप में ज्यादा विख्यात है। आप जानते हैं कि ख्वाजा अबू समद सिराजी का जो जन्म है ईरान और सिराज शहर में होता है। भारत का सिराज हिंद किसे कहा जाता है? आप जानते हैं जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर वाले बहुत खुश होते हैं, जैसे उन्हें जो है उनके शहर का नाम आता है या फिर कोई परीक्षा होती है वहाँ पूछा जाता है, आदमी खुशी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हिस्टोरिकल पैरिस है और वहाँ से अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो खुशी तो मिलेगी। तो भारत का सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। जबकि अबू समद का जन्म कहाँ होता है? ईरान में ही होता है, सिराज शहर में होता है।
आगे बात करते हैं मित्रों, तो यह फारसी कैसा था, फारसी सुलिपिकार और चित्रकार था। आप जानते हैं ये फारसी थे, क्योंकि मुगलों की भाषा फारसी थी, ये फारसी थे। इन्होंने हुमायूं से सीरी कलम की उपाधि भी ग्रहण की थी। हुमायूं से मीर सैयद अली ने, तो आप जानते हैं, नादिर उल मुल्क की उपाधि ग्रहण की, जबकि अबू समद सिराजी सीरी कलम की उपाधि लेते हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ कौन आता है भारत, तो यही आते हैं। 1556 नहीं 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में अबू समद को अकबर ने फतेहपुर सीकरी का टकसाल का अधीक्षक बना दिया और 1584 ईस्वी में मुल्तान का दीवान बना करके काम चलाया। किससे, अबू समद सिराजी से। अबू समद ने अपने अंतिम समय में अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को अपना लिया। अबू समद दीन इलाही धर्म को अपनाता है, अकबर के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा धर्म माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि लगभग धर्मों की समानताओं के बारे में बात की जा रही है। अबू समद का पुत्र का जो नाम है वो शरीफ था। शरीफ को जहांगीर यानी सलीम का सहपाठी भी बताया जाता है। तो अबू समद का जो पुत्र है वो शरीफ है, और शरीफ आप जानते हैं जहांगीर, जहांगीर मतलब अकबर का पुत्र जिसका नाम सलीम होता है, सलीम का सहपाठी था, यानी परम मित्र था, साथ साथ पढ़ता था। दसवंत अबू समद का प्रिय शिष्य भी था। तो दसवंत किसका, तो दसवंत जो है अबू समद सिराजी का ही बहुत अच्छा शिष्य माना जाता है। हमजानामा के अंतिम 8 खंडों का निर्देशन अबू समद ने ही किया है। और आगे बात करते हैं, तो इसकी भी प्रारंभिक शैली ईरानी सैफवी शैली के सम्मान में थी। बाद में इसने भारतीय प्रभाव में आकर के इस शैली के बारे में बात की और इस शैली को ग्रहण किया। अबुल समद ने बेहजाद के चित्रों को अबू समद ने बेहजाद के चित्रों को संशोधित किया और भित्ति चित्र भी खूब ज्यादा बनाए। अबू समद सिराजी आप जानते हैं पशु चित्रण में जो है सिद्धस्त था, यानी बढ़िया कलाकार था, जबकि मीर सैयद अली जो है प्रकृति चित्रण को बहुत अच्छे से बनाता था, यानी प्राकृतिक के चित्रों को बहुत अच्छे से बनाया। जैसे लैला मजनू हो गया, मजनू का जन्म हो गया, बहराम का गडेरिया हो गया, गाय का वध करता कसाई हो गया, ये सब दृश्य मीर सैयद अली ने बनाया। मीर सैयद अली और अबू समद दोनों मुगल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। कई लोग दिखाते भी हैं इसे। जैसे आप जानते होंगे कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी जब 1555 के आसपास हुमायूं के साथ भारत आते हैं, तो उस टाइम इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन अब यहाँ लिखा गया जन्मदाता, तो जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। हालांकि जो मुगलिया शैली होती है, मुगलिया शैली ये अकबर के काल में आती है, तो अकबर के काल में मुगल शैली के जन्मदाता इन्हें कह सकता है, लेकिन जो वास्तविक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही कहा जाता है कि मुगल शैली का जन्मदाता तो अकबर लगाना होता है। आगे बात करें, मुगल शैली की स्थापना तो मुगल काल में होती है, और मुगल शैली किसके समय, तो अकबर के समय आती है, जबकि मुगल वंश की स्थापना बाबर के समय आती है। ठीक है। आज हमजानामा में सर्वाधिक जो चित्रण है वो अबू समद सिराजी की ही देखरेख में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ख्वाजा अबू समद सिराजी थोड़े अच्छे और ठीक ठाक व्यक्तियों में पहचान बना के रखे हैं। इनको हुमायूं ने कौन सी, तो सीरी कलम की उपाधि दी, जबकि इनके सहपाठी यानी इनके साथ आने वाले मीर सैयद अली को कौन सी उपाधि, तो मीर सैयद अली को जो है उपाधि दी गई थी, उसमें नादिरुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ये तो बात हो गई इसकी। अब दसवंत के बारे में देख लेते हैं। तो दसवंत के बारे में लिखा हुआ है कि ये कहार जाति का जो था, हिंदू में एक कहार जाति होती है, उसका जो है ये रखवाला था, यानी उनके जाति का ये पुत्र था। दीवारों पे चित्रण कार्य में ये कार्य करता था। अकबर ने उसे अपने साथ लेकर के आया और जो है अकबर के काल का एक बढ़िया भित्ति चित्रकार हो गया। कौन, दसवंत। दसवंत अबू समद के शिष्यों में अग्रणी था, भी आपने देखा। दसवंत जयपुरी आयरस पद्धति में जो है थोड़ा सा अच्छे से कार्य किया और आयरस पद्धति को अच्छे से सीख लिया, तो इसीलिए कहा जाता है कि आयरस पद्धति का पारंगत कलाकार था दसवंत। रज्मनामा के 21 चित्रों पे दसवंत का नाम मिलता है, यानी 21 चित्रों को रज्मनामा में दसवंत ने बनाया, जो कहार जाति का था, जिसके गुरुजी आप जानते हैं अबू समद सिराजी। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का अंकन उच्च कोटि में किया है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि मुगल शैली में कौन सा कलाकार है जो भारतीय देवी देवताओं के चित्र बहुत अच्छे से उकेरित करता है, यानी बनाता है या चित्रित करता है, तो वहां पे कहार जाति का नाम दसवंत आएगा और दसवंत सही आंसर बनता है। और आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है दसवंत ने भयंकर राक्षसी आकृतियों को भी बहुत अच्छे से बनाया है। तो दसवंत ने राक्षसियों को बनाया, जयपुर आयरस पद्धति को बहुत बढ़िया से देखा और उसके बारे में कलाकारी की, भित्तीय चित्रकारों को बहुत अच्छे से देखा, यानी भित्तीय रचना भी बहुत अच्छे से बनाई। तो ये बहुत अच्छा कार्य करता था, लेकिन लास्ट में चल करके आत्महत्या क्यों करता है, तो कहा गया कि 1584 ईस्वी में दसवंत ने पागल होकर के आत्महत्या कर ली थी। जो ज़्यादा दिमागी होता है, ज़्यादा दिमाग खर्च करता है, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उस टाइम में बता 1584 के आसपास दसवंत आत्महत्या कर लेता है, और ऐसा उच्च चित्रण कार्य के लिए पारंगत था। अबू समद का जो है शिष्य था, बहुत अच्छा कार्य करता था, फिर भी जो है आत्महत्या हुई। तो उस टाइम में भी लोग आत्महत्याएं करते थे, जैसे आज की डेट में भी प्रचलित है, आप जानते हैं। आगे कहा जाता है
आईने अकबरी के अनुसार दशवंत को इस युग का विशेषज्ञ कहा जा सकता है और दशवंत को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा गया है। मील का पत्थर कहा गया। नादिर उल मुल्क का मतलब होता है युग का आश्चर्य। तो ये किसे दिया गया था? मीर सैयद अली को दिया गया था, हुमायूं के द्वारा, ठीक है, जबकि इसे मील का पत्थर कहा गया। आगे बात करते हैं बसावन के बारे में। बसावन अकबर का प्रिय चित्रकार था, आप जानते हैं। बसावन लगभग 40 वर्षों तक कार्य करता है और मुगलिया शैली में अनेक ग्रंथों के चित्रों की रचना करता है। लगभग 200 चित्रों का निर्माण बसावन अकेले करता है। बसावन लगभग 200 चित्रों का निर्माण। आप जानते हैं अकबर के काल में लगभग 100 चितेरे थे, 100 चितेरे। आगे बात करते हैं, बसावन ने रज़्मनामा, बहरिस्तेन जामी, दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों पर चित्रण का कार्य किया। राय कृष्ण दास के अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, पीछे वाला दृश्य बनाने, आकृतियों के आलेखन में बूते हुए रंग लगाने और सभी लगाने आदि चित्रकारियों के लिए बहुत अच्छा यानी सर्वोत्तम कलाकार माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? राय कृष्ण दास। आप जानते हैं कला समीक्षक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं राय कृष्ण दास। इनके अकॉर्डिंग जो है बसावन ऐसा था। बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और आगे अगर बात करते हैं तो बसावन के पुत्र का नाम मनोहर था। जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा होता है मनोहर। तो ये किसका पुत्र था? तो ये बसावन का पुत्र था। बसावन अकबर के समय में स्टिल लाइफ चित्रों का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। और अबुल फजल के अनुसार बसावन पृष्ठभूमि निर्माण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण और कला के अन्य कार्यों में अपने समझ का अद्वितीय कलाकार माना जाता है। ये अबुल फजल के शब्द हैं। जबकि अभी बसावन के बारे में आपने देखा कि कला इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ कहा था, ठीक है, तो उससे भी बात थोड़ा सा आगे बढ़ती है। रायकृष्ण दास के अकॉर्डिंग भी बसावन के बारे में कुछ कहा गया। अब बसावन के बाद हम लोग देख लेते हैं, तो अच्छे अच्छे चित्र आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बसावन की अगर बात होती है तो प्रमुख चित्रों में शेख अबू उल कसाब का एक दवरेश यानी संत के साथ दर्शन करते हुए दृश्य किसने बनाया? बसावन ने बनाया। एक कृषक काय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मंजनू, ऐसा दृश्य किसने बनाया? बसावन ने बनाया। पुल काल करते हुए हाथी यानी प्रथम प्रकीर्णन चित्र है, पुल को पार कर रहे हैं हाथी, ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो ये भी बसावन के द्वारा बनाया गया। ये सब दृश्य किसने बनाया? बसावन ने बनाया। बसावन के पुत्र का नाम आप जानते हैं, बसावन के पुत्र का नाम मनोहर होता है। और मनोहर किस काल का बढ़िया चितेरा होता है? तो मनोहर जो है ये सबसे बढ़िया चितेरा होता है अकबर के काल का। अच्छा, अकबर नहीं, अकबर का पुत्र आता है जहांगीर, जहांगीर के काल। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार। तो छवि मतलब देखो और बना दो, तो ऐसा बसावन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक चित्रकार, जैसे व्यंग्यात्मक चित्रकार आज की डेट में समसामयिक कलाकार में जब पूछा जाता है तो गगनेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। ऐसे उस टाइम में व्यंग्य चित्रकार कौन था? तो बसावन थे। बसावन को उस्ताद के नाम से पुकारा जाता था, जो मुगल चित्रकला का एक सम्मान था, उस्ताद, ठीक है, आज की डेट में भी उस्ताद कहे जाते हैं। अब बसावन के बाद हम किसे देखेंगे? तो बसावन के साथ एक कलाकार आते हैं मिस्किन, जो बहुत अच्छे चितेरे होते हैं, अकबर के काल के बहुत अच्छे नाम और ख्याति प्राप्त व्यक्ति। इनके बारे में अगर बात करते हैं तो ये अकबरकालीन श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। यह भारतीय मुसलमान के रूप में भी जाना जाता है। यह पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण करने में पारंगत था। इसके चित्रों की अगर बात करते हैं तो धोखेबाज पत्नी बहुत अच्छे से बनाया, तोप खींचते हुए बैल को बहुत अच्छे से बनाया, और गिरि गोवर्धन यानी हरिवंश पुराण का एक रचना है गिरि गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण पर्वत को उठाए हुए हैं, ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो मिस्किन के द्वारा ही बनाया जाता है, मिस्किन के द्वारा ही बनाया जाता है। मिस्किन के अन्य चित्रों में धोखेबाज पत्नी है, तोप खींचता हुआ बैल है और गिरि गोवर्धन बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। मिस्किन के बाद फारूक बेग का नाम आएगा। फारूक बेग की अगर बात करते हैं तो फारूक बेग के बारे में कहा जा रहा है ये कलमाक का निवासी था, जो 1580 ईस्वी में काबुल से भारत आया। इसके चित्रों में मध्य एशियन प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, किंतु बाद में व्यक्ति चित्रकार के रूप में उसने अपनी निजी शैली को विकसित कर लिया। फारूक बेग ने अकबर तथा जहांगीर दोनों के समय में कार्य किया है, परंतु इसे जो ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई वो जहांगीर के समय मिलती है। जहांगीर के समय में फारूक बेग दक्षिणी शैली के संपर्क में आया और वहीं से इसका समूह चित्रण प्रारंभ हो जाता है। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो आदिल शाह का सबीह किसने बनाया है? तो ये प्रमुख चित्र है, जहांगीर के काल का है। आदिल शाह का सबीह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फारूक बेग ने बनाया है, याद रखना। फारूक बेग के बाद आप जानते हैं केसो कलाकार थे, ये भी हिंदू कलाकारों में शुमार रहे हैं, 13 हिंदू कलाकारों में। तो अकबर के समय 6 प्रमुख गुजराती चित्रकारों में शुमार रहे। केसो सर्वश्रेष्ठ गुजराती चित्रकार थे। ये पूछा जाता है कि अकबर के काल में कितने? तो 6 गुजराती चित्रकार थे, 6, ठीक है। कितने हिंदू? तो आप जानते हैं अकबरनामा में 13 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। 13 हिंदू चित्रकारों में आप जानते हैं माधव, केशव, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन, रायचलदास, खेमकर्ण, राम, हरिवंश, महेश, लाल, मुकुंद, तारानाथ, ये सब नाम आते हैं। आगे बात करें तो ईसाई पादरियों द्वारा चित्रित बाइबल में
मेरी तथा क्राइटिस के चित्रों को अकबर को भेंट किया गया और उस चित्र में अनुकृति केशों के द्वारा ही बनाई जाती है। केशों ने आत्मचित्र भी बहुत सारे बनाए। तो ईसाई पादरियों का चित्र जो बाइबल है उसमें मेरी और क्रिस्टस के जो चित्र बनाए गए हैं वो किसने बनाया? केशों के द्वारा बनाया जाता है। ये भी केशव भी बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। केशव के बाद एक नाम और देख लीजिए, हाजी हबीबुल्ला। हाजी हबीबुल्ला की अगर बात करते हैं, अकबर ने इसे गोवा भेजा था। वहाँ की यूरोपीय कला को ये जानकारी लेकर के हाजी हबीबुल्ला आते हैं और ये भी कलाकारी करते हैं। अकबर के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है नन्हा का। नन्हा का नाम बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन ये अकबर के काल के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। फारसी चित्रों में सबसे बढ़िया अनुकरण का कार्य किसने किया है? तो नन्हा के द्वारा किया जाता है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रों के ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं इन ग्रंथों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आरंभिक भारतीय देखा जाता है जिसे कथाओं का चित्र होता है, दूसरा भारतीय कथाओं का चित्र है और तीसरा ऐतिहासिक कथाओं का चित्र है। जिसमें आप जानते हैं कि हमजानामा की बात हो तो हमजानामा जो है अब भारतीय कथाओं के चित्र में आता है। खमसा निजामी आता है, तूतीनामा आता है, दीवाने हाफिज आता है। ऐसे भारतीय कथाओं के चित्रों की अगर बात करते हैं, रमजानामा आता है या रजनामा जिसे कहा जाता है, या रामायण पे है, अनवर सुलही के बारे में भी बात होती है। ऐतिहासिक कथाओं के चित्रों की अगर बात करते हैं तो शाहनामा आता है, तैमूरनामा आता है, बाबरनामा आता है, अकबरनामा आता है और जो है जमीर उर तारीखी आता है। तो ये सब दृश्य जो दिखाई देते हैं ये अकबर के काल में बढ़िया वाले चित्रित ग्रंथ हैं, इसके बारे में बात होती है। आगे बात करें तो हमजानामा के बारे में थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है, तो हमजानामा के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। अमीर हमजा का फारसी अनुवाद है हमजानामा, आप जानते हैं। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन आमिर ए हमजा की कहानी का वर्णन दिखाई देता है। हमजानामे में कुल 360 कहानियों का उल्लेख है, जिसमें मोहम्मद साहब के चचा अमीर हजा के साहसिक कार्यों का वर्णन दिखाई देता है। हमजानामे में अकबर ने जो है 12 खंडों में विभाजित करवाया था और प्रत्येक खंड में 100 युग थे। 100 युग प्रत्येक खंड में थे। कितने खंडों में बांटा? 12 खंडों में। कितनी कहानियां? 360 कहानियां। किसमें? हमजानामा में। आगे बात करते हैं, इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कितने चित्र? तो हमजानामा में 2400 चित्रों का उल्लेख दिखाई देता है। कितनी कहानियों में? 360 कहानियों में। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस चित्रावली के प्रत्येक चित्र के सम्मुख भाग पे काजबीन यानी मुंशी चित्रों के विवरण दिखाई देते हैं, यानी लिखे दिखाई देते हैं। हमजानामा का फारसी अनुवाद क्या है? अताउल्ला काजवीनी। अताउल्ला काजवीनी किसका फारसी अनुवाद है? तो आप जानते हैं हमजानामा का फारसी अनुवाद है। इसे लगभग 50 चित्रकारों ने 15 वर्षों में पूर्ण किया था, यानी 50 चित्रकार लगे, 15 वर्षों में हमजानामा का फारसी अनुवाद कंप्लीट होता है, यानी अताउल्ला काजवीनी का काम होता है। हमजानामा चित्रों में कौन सा भाषा? तो या फारसी भाषा या फिर फारसी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। हमजानामा के चित्रों का निर्माण जो है 67.5 × 50 सेंटीमीटर की बात होती है। इसे इतने बड़े सूती कपड़े पे जो है आरोपित किया गया। तो ये खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, हमजानामा किस पे उकेरित है या किस पे चित्रित है? तो सूती कपड़े पे चित्रित है। लंबाई चौड़ाई की अगर बात हो तो 67.5 × 50 लगाना, आराम से आंसर्स बनाना। और आगे बात करते हैं तो कहा जाता है अमीर हमजा के 150 चित्र वर्तमान में कहाँ पे हैं? तो 150 चित्र वर्तमान में जो उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक के संग्रह में कहा जाता है। 1925 में वियना में ये छपवाया गया था। तो 150 चित्र गुलूक के संग्रह में रखा हुआ है। 61 चित्र हमजानामा के कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्ट म्यूजियम वियना में पाए जाते हैं। 25 चित्र कहाँ पाए जाते हैं? साउथ कनेस्टिक संग्रहालय लंदन में पाए जाते हैं। जबकि 15 चित्रों की अगर बात होती है तो अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में 15 चित्र रखे हुए दिखाई पड़ सकते हैं आज की डेट में। वर्तमान में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 6 चित्र हमजानामा के मिलते हैं। 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी यानी BHU वाले में है, 2 चित्र मुंबई में है, 1 चित्र हैदराबाद में और 1 चित्र जो है बड़ौदा संग्रहालय में आपको दिखाई दे जाएगा हमजानामा का। हमजानामा चित्रों की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे आप देखेंगे तो हमजानामा के चित्र अलंकारिक ना होकर के घटना चित्रों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। हमजानामा के प्रारंभिक चित्रों में ईरानी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। एक चश्म चेहरे की अधिकता होती है। हाशिए का चित्रण भारतीय ढंग से हुआ है। चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है और प्रकृति के अंकन में भारतीय शैली और फारसी शैली का मेल बहुत अच्छे से हमजानामा के चित्रों में दिखाई देता है। संयोजन में अजंता की झलक देखने का मिलता है। अजंता वही महाराष्ट्र और औरंगाबाद वाली जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे से संयोजन का कार्य किया गया था। हमजानामा की अगर चित्रों की बात करते हैं तो आप देखना कि गांव में कुएं पर स्त्री रखी हुई ऐसा, या गांव में कुएं पर स्त्री एकत्रित है ऐसा दृश्य कहाँ? हमजानामा में। गांव का कुआं हमजानामा। हीरा काटने की मशीन जो चित्रित है वो भी हमजानामा में सूती कपड़े पे बनाई गई है। ठीक है, तो हमजानामा के प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो हमजानामा अकबर के काल की प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी, ये कहा जाता है। दूसरा, अताउल्ला काजवीनी के अनुसार हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। किसकी? हुमायूं के
मस्तिष्क की। हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। राय कृष्ण दास ने क्या कहा हमजानामा के बारे में? कह रहे हैं यह पूर्णतया अकबर के समय में ही चित्रित हुई है। हमजानामा ये बताया जा रहा है कि पूर्ण रूपेण अकबर के समय में चित्रित हुई, राय कृष्ण दास मानते। हमजानामा की अगर बात करते हैं तो कहानी जो है अमीर हमजा है। कुल कहानियां 360 हैं, खंड 12 हैं, कुल चित्र 2400 हैं, माध्यम सूती कपड़ा है। माप की अगर बात होती है तो 67.5 का रेशियो पाया जाता है। और अगर हमजानामा से और डीप में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यही पूछा जा सकता है कि हमजानामा जो है किस काल में है या किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। बस इतना याद रखना। हमजानामा के बाद तूतीनामा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तूतीनामा 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 देख लिया जाए। तूतीनामा की अगर बात होती है इस ग्रंथ में किसके, तो तोते का प्रेम प्रलाप का जो है वर्णन दिखाई देता है तूतीनामा में। तूतीनामा में कुल चित्रों की संख्या 103 है। ये खूब पूछा जाता है कितने चित्र हैं तूतीनामा में, तो 103 है। तूतीनामा ऐसी पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग दिखाई देता है। वर्तमान में ये कहाँ पे है, तो ये ग्रंथ जो है चेष्टी बेटी संग्रहालय डबलिन में पाया जाता है, डबलिन में। ठीक है, तूतीनामा जहाँ 103 चित्रों का उल्लेख है, याद रखना। दीवाने हाफिज की बात होती है, 1610 का ये रचना है। इस ग्रंथ में हाफिज सिराजी की जो है शेर शेरनियों जिसमें सभी समस्याओं का निदान बताया गया है वो दृश्य है। मुगल काल का प्रथम हस्ताक्षर युक्त जो पांडुलिपि है वो दीवाने हाफिज ही है। इस पांडुलिपि में हस्तियां चित्रित की गई हैं और इसमें सबसे पहले चित्रण का कार्य भी होता है। सर्वप्रथम ईरानी शैली में बार्डर और हाशिया का प्रयोग जो है दीवाने हाफिज में ही हुआ है। वर्तमान में यह ग्रंथ कहाँ पे है, तो रजा पोथी खाना जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली में है, तो सॉरी रामपुर में है। रामपुर में रजा पोथी खाना है, वहीं पे आपको दिखाई दे जाएगी दीवाने हाफिज। खम्स निजामी की बात करते हैं। खम्स निजामी की और बात हो, निजामी का काव्य है। दसवंत और बसावन की कृतियों का यह प्रतिश जो है ब्रिटिश म्यूजियम एंड अल्बर्ट लाइब्रेरी लंदन में रखा हुआ है। किसके द्वारा, बसावन और दसवंत के द्वारा बनाया गया है। तो निजामी काव्य है कौन सा, खमसा निजामी। हो सकता है पूछ ले, हालांकि अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमजानामा पे ही बनता है, आप जानते हैं। तो हमजानामा अच्छे से आपने देख ही लिया है। तूतीनामा आपने देख ही लिया, 103 चित्र पाए जाते हैं। दीवाने हाफिज भी आपने देख लिया। उसके बाद भारतीय कथाओं के चित्रों की बात करें तो पंचतत्व जो विष्णु शर्मा ने लिखित है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका भी फारसी भाषा में अनुवाद होगा, क्योंकि उस टाइम का अकबर का काल था तो बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। तो पंचतत्व का फारसी अनुवाद जो है ईरानी संस्करण में अनवर ए सुलेही के नाम से होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी आर्ट के लिए, बहुत पूछा जाता है। पंचतत्व का जो है अरबी नाम क्या होता है, कलीलाह दिमनाह। कलीलाह दिमनाह किसका जो है अरबी नाम होता है, तो पंचतत्व का। अकबर के कलीलाह दिमनाह का फारसी अनुवाद अय्यार ए दानिश के नाम से करवाया गया था, उसका चित्रण भी करवाया गया। अय्यार ए दानिश में कितने, तो 96 चित्र बने हुए हैं, जिसमें पशुओं के चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्रण के रूप में देखे जाते हैं। अबुल फजल ने इसके चित्रों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। किसका, पंचतत्व का। पंचतत्व के लेखक आप जानते हैं कि विष्णु शर्मा होते हैं, विष्णु शर्मा जी। और अगर बात करते हैं तो कलीला दिमना होता है, ये अरबी अनुवाद है, और अनवर सुलेही जो फारसी अनुवाद है, ईरानी संस्करण माना जाता है। अय्यार ए दानिश का ओवरऑल नाम होता है। अकबर के समय फारसी में इसे अनुवादित कराया जाता है। तो ये तो बात होगी किसकी, आपने देखा पंचतत्व की, विष्णु शर्मा वाले पंचतत्व की। आगे और बात करते हैं तो रजमनामा आता है। रजमनामा आप जानते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद होता है। किसका, महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद होता है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है ये अनुवादित किया जाता है। इस ग्रंथ में कितने चित्र हैं, तो 169 चित्र दिखाए जाते हैं महाभारत में। ये 3 जिल्दों में विभक्त बताए जाते हैं, यानी 3 जिल्दों में बटे हुए दिखाए जाते हैं 169 चित्र। रजमनामा चित्रावली में दसवंत के बारे में 21 चित्रों का जो है उल्लेख होता है कि दसवंत ने 21 चित्र बनाए। और रजमनामा वर्तमान में सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय जयपुर में रखी हुई है। तो सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में कौन रखा हुआ है, रजमनामा। रजमनामा फारसी भाषा का जो है संस्करण माना जाता है, जो महाभारत का अनुवाद है। कितने चित्र, 169 चित्र इसमें पाए जाते हैं। इसका पूरा कराने का जो कार्य है 50 कलाकारों के द्वारा करवाया जाता है। इसमें प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे आप जानते हैं दसवंत हैं, बसावन हैं, मिस्किन हैं, लाल हैं, ये सब जो है अच्छे कलाकारों के रूप में देखे जाते हैं। कर्नल टी.एच. हैंडले ने रजमनामा के 148 चित्र अपनी पुस्तक में भी छापे थे। ये कर्नल टंड जो है छापते हैं, या कर्नल एच. हैंडले छापते हैं। जबकि आप जानते हैं कि रजमनामा में 169 चित्रों का उल्लेख हुआ है। तो ये तो बात हो गई रजमनामा की। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रजमनामा पे पूछा जाएगा, किसका जो फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने चित्र, तो आप जानते हैं 169 चित्र। आगे बात कर रहे हैं रामायण। रामायण की बात करते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद किया जाता है। और रामायण का चित्र मुख्य रूप से 5 चित्रकारों में चित्रित किया जाता है। बसावन का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है रामायण वाले में। और मीर सैयद अली, अबू समस राजी, फारूक बेग, दसवंत और बसावन के द्वारा जो है इस पे कार्य किया जाता है। इस ग्रंथ का जो वर्तमान जो है संग्रह दिखाई देता है वो सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय जयपुर में ही पाया जाता है। भागवत गीता, इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी के द्वारा किया जाता है। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम के द्वारा किया जाता है। हाजी इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा किया जाता है। राजद रंगड़ी की अगर बात होती है, इस ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद होता है मुल्ला शाह मोहम्मद के द्वारा किया जाता है। और नल दमयंती की अगर बात होती है तो इसका भी फारसी अनुवाद फैजी के द्वारा ही
किया जाता है नल दमयंती का फारसी अनुवाद। लीलावती की बात होती है, भास्कराचार्य की पुस्तक है, आप जानते हैं फारसी अनुवाद इसको भी फैजी करते हैं। हरिवंश पुराण की अगर बात होती है, इसका भी फारसी अनुवाद मौलाना सीरी के द्वारा किया जाता है, हरिवंश पुराण का फारसी में अनुवाद। तो ये तो कुछ पुस्तकों के बारे में बात हो रही है। ऐतिहासिक कथाओं के चित्रों की अगर बात करते हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो जैसे आप देखेंगे अकबरनामा। अकबर की जो है आत्मकथा है, इसके लेखक अबुल फजल हैं। इसमें कितने चित्र हैं? 117 चित्र हैं। यह प्रति कहाँ पे है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। यह ग्रंथ 3 जिल्दों में बनी हुई है। तीसरे जिल्द जो है आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। जो है आईने अकबरी पुनः 5 अध्यायों में विभक्त होती है। प्रथम 4 अध्यायों में अकबर के शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि आईने अकबरी के जो 5वें अध्याय हैं उसमें अबुल फजल की जीवनी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अकबरनामा अकबर के समय में सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बढ़िया वाली रचना मानी जाती है अकबर के काल की, और जिसमें सलीम का जन्म वाला चित्र सबसे बढ़िया वाला, सबसे श्रेष्ठ वाला चित्र सलीम का जन्म माना जाता है। अकबरनामा का सबसे बढ़िया वाला चित्र सलीम का जन्म है, याद रखना। अकबरनामा का सर्वोत्तम चित्र और कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे आप देखेंगे सबसे पहला चित्र तो आप जानते हैं सलीम का जन्म है। चित्रकार किसने है? केसू ने सलीम के जन्म को बहुत अच्छे से दर्शाया। कहाँ पे रखा हुआ है सलीम का जन्म? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। उपदृश्य कौन सा है? 6वां उपदृश्य माना जाता है। सलीम के जन्म का 6 उपदृश्य है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये चित्रों को दर्शाया गया। ये आपके चित्र है सलीम का जन्म, अकबरनामा का सबसे बढ़िया वाला। तो राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव इस टाइप से मनाया जा रहा है। देख रहे हैं कैसे सब जो है उत्सव में लीन दिखाए गए हैं। प्रथम दृश्य की अगर बात होती है 6 दृश्यों में, तो पहला दृश्य जो दर्शाया जाता है मित्रों, वो महल के बाहर दान देने वालों को दर्शाया गया। दूसरा विभाजन महल के अंदर बरामदा में वादकों को दर्शाया गया है। तीसरा विभाजन सलीम का स्नान और स्त्रियों की जमघट जो है दर्शाया गया है तीसरे दृश्य में। चौथा विभाजन जो किया गया है वो जच्चा बच्चा माँ का कमरा दर्शाया गया। 5वां विभाजन जो है वो गर्दन फुलाए मोर छाती पे बैठा हुआ दर्शाने का प्रयास किया गया, और जो 6वां विभाजन है उसमें क्षितिज को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये अकबरनामा की बात हो रही है। और आगे बात करते हैं वाक़यात बाबरी की बात होगी मित्रों। वाक़यात बाबरी को अगर बात करते हैं, आप जानते हैं बाबरनामा है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ में 1558 ईस्वी में अब्दुल रहीम खानकाना के द्वारा इसको जो है फारसी में अब्दुल रहीम खानकाना के द्वारा वाक़यात बाबरी यानी बाबरनामा को फारसी में, जबकि आप जानते हैं बाबरनामा को बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अकबर रहीम खानखाना ने अकबर को यह प्रति भेंट की, जिसका चित्रण अनेक बार जो है अनेक प्रतियों में हुआ है। इस ग्रंथ में लगभग 48 चित्रकारों ने कार्य किया था और इसमें 144 चित्र प्राप्त होते हैं। किसमें? वाक़यात बाबरी में कितने चित्र? 144 चित्र। इस ग्रंथ का संग्रह कहाँ पे है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में आपको आज की डेट में वाक़यात बाबरी दिखाई दे जाएगा 144 चित्रों के साथ। तारीख खानदानी तैमूरिया की अगर बात होती है, तैमूरनामा होता है। तैमूरनामा आप जानते हैं मित्रों, तैमूर वंश का इतिहास इसमें दिखाया गया है। वर्तमान में ये कहाँ पे है? खुदा बकस ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में आपको दिखाई दे जाएगा तैमूरनामा। यह प्रमुख रूप से दसवंत के द्वारा चित्रित किया गया तैमूरनामा। इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर के अकबर के 1577 ईस्वी तक के इतिहास और इसके चित्रण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में 132 चित्र प्राप्त होते हैं। कहाँ पे है? खुदा बकस ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में आपको तारीख खानदानी तैमूरिया दिखाई दे जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया? दसवंत के द्वारा बनाया गया। तारीख अल्फी की बात करते हैं तो दुनिया का इतिहास ये होता है तारीख अल्फी, खूब पूछा जाता है दुनिया का इतिहास। इस ग्रंथ में 1582 से 1590 ईस्वी के मध्य का चित्रण दिखाई देता है। इस ग्रंथ में मुल्ला शाह मोहम्मद तथा जफर बेग के द्वारा लिखा जाता है। शाहनामा की अगर बात होती है, यह ग्रंथ फिरदौसी द्वारा लिखा गया है, जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। जबकि आप जानते हैं कि जो है इससे पहले आपने बेहजात को देखा था, बेहजात, तो आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता था? पूर्व का राफेल कहा जाता था, पूर्व का राफेल बेहजात। ठीक है, ईरानी शैली का प्रमुख सृष्टिकार माना जाता था बेहजात। आगे बात करते हैं, कहा जाता है इस ग्रंथ में ईरान के राजाओं का इतिहास दिखाई देता है। इस ग्रंथ का चित्रण अकबर के काल में अंतिम समय में चित्रित किया गया था। इस प्रति में जामी की बात हो, जामी नामक कवि ने सर्वश्रेष्ठ कार्य का जो है कार्य किया इसमें। इसके संग्रह की अगर बात होती है तो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में आपको दिखाई दे जाएगा। बाबर भारत आते समय शाहनामा की एक प्रति लेकर आया था। बाबर कालीन जो वर्तमान चित्र है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में आपको दिखाई दे जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में आपको दिखाई दे जाएगा। और आगे अगर बात करते हैं, आगे कहा जाता है मुंतौउत तवारीख की अगर बात करते हैं, मुंतौउत तवारीख क्या है? हिंदुस्तान का आम इतिहास इसमें दिखाई देता है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। आप जानते हैं बदायूनी फारसी के अच्छे एक समझदार शासकों के रूप में नहीं, एक समझदार चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा फारसी का जो है अनुवाद था, फारसी का ज्ञान था इन्हें, फारसी में ज़्यादातर अनुवादित कार्य किए हैं। ट्रांसलेटर का कार्य खूब अच्छे से किए हैं फारसी में। आगे बात करते हैं अकबरकालीन चित्रों का प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो अकबरकालीन चित्रों में मुख्यतः एक चश्म चेहरे की जो है दृष्टता दिखाई देती है। भारतीय रेखाएं गोलाई में लिए हुए हैं। चित्रों के बीच में शुल्पी की पांडुलिपियां खींची गई हैं। अकबर के समय चमत्कार रंगों का प्रयोग हुआ है और सफ़ेद रंग का प्रयोग हल्का करने के लिए जो है किया गया है। अकबर के काल में चित्रों की विशेषताओं के बारे में कहा जा रहा है।
और आगे बात करते हैं तो पुरुषों को ऊंचा पजामा और जो है अटपट्टी पगड़ी पहने हुए चित्रित करने का प्रयास किया गया है अकबर काल में। और प्रारंभ में चित्रों को सादे हाशिए का प्रयोग करके बनाया गया, बाद में हाशिए जो है सजावट देखने को मिल जाती है। अकबरकालीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करते हैं तो इन बिंदुओं पे बहुत अच्छे से आपको चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चंस खूब पूछा जाएगा। तो अकबर के समय का भित्ति चित्रकार, हाँ तो भित्ति चित्रकार स्टार्ट हो जाता है। आपने अभी पढ़ा है कि भित्तीय रचना भी स्टार्ट होती है अकबर के काल में। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी अरब का जो सराय और दिल्ली में भित्तीय चित्रण का रचना आपको दिखाई देता है। तो कहाँ कहाँ दिखाई देता है? फतेहपुर सीकरी और अरब का सराय यानी दिल्ली वाले बेल्ट में भित्तीय रचना दीवारों पे चित्रण दिखाई दे जाता है। अबू समद के पुत्र होते हैं शरीफ। शरीफ ने रजमनामा के चित्रों का पर्यवेक्षण कार्य किया, यानी इसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से देखने का कार्य, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं, इसको देखने का कार्य किसने किया? शरीफ ने किया। किसके पुत्र हैं? अबू समद के पुत्र हैं। अकबर ने ईसाई विषयों पे भी चित्र बनाने का काम हुआ है। और अकबर ने सभी बनवाने में बहुत शौक रखता था। तो अकबर खुद बैठ जाता था, अपना सभी बनवाता था और चित्रकार बनाते थे। आप जानते हैं सभी रचना इसी के काल में स्टार्ट होती है, और जो है सभी रचना उच्च श्रेणी पे कहाँ पहुंचती है? तो इसके पुत्र आते हैं जहांगीर, जिसके काल में चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है। उसके काल में सभी रचना बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। अकबर स्वयं व अपने दरबारियों का सभी खूब ज्यादा बनवाया करता था। अकबर एक सभी 2.25 चश्मे चेहरे की दिखाई देती है, जबकि आप जानते हैं अकबर के काल में एक चश्म चेहरे की प्रधानता है, लेकिन एक सभी ऐसी है जो 2.25 चश्म चेहरे की दिखाई जाती है। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है मित्रों। अगला पॉइंट कह रहा है जो है मुगल शैली में प्रथम आत्मचित्र कौन सा है? तो ये बसावन के पुत्र मनोहर के द्वारा बनाया जाता है। मुगल शैली का प्रथम आत्मचित्र कौन सा है? बसावन वाला है। बसावन का पुत्र है, आप जानते हैं, मनोहर के द्वारा बनाया जाता है। अकबर द्वारा अहमदाबाद पे हमले के समय उसके दल में 3 चित्रकार थे। कौन कौन से थे? अहमदाबाद जब वो कब्जा करने जाता है तो वहाँ पे सांवल दास थे, युद्ध का चित्रण किया इन्होंने। तारानाथ थे और जगन्नाथ थे। तो जगन्नाथ, सावरनाथ और जो है तारानाथ, ये तीनों जाते हैं अकबर के काल में। जब गुजरात विजय अहमदाबाद पे हमला करते हैं अकबर, उस टाइम भी 3 चित्रकार थे, वो चित्रकारी किया करते थे। अब इससे आप लगा सकते हैं कि अकबर का चित्रकला के पास प्रेम कैसा रहा है। और आगे बात करते हैं, कहा जाता है अकबर ने चित्रकला के बारे में कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहनाने की जो है विचित्र साधन हुआ करते थे। तो कलाकारों ने या चित्रकारों ने ईश्वर को पहचानने के लिए विशिष्ट साधन, कहने का मतलब यह है कि कोची अच्छे से प्रयोग करते थे, ब्रश अच्छे से प्रयोग करते थे, उससे वो कलाकारी करते थे। यही मतलब है कहने का। आगे और बात करते हैं तो कहा जाता है अकबर के समय में आने वाला प्रथम यूरोपीय चित्रकार कौन सा था? तो जेम्स स्टारी थे। ये भारत आते थे। कब आते थे? 1583 के आसपास। अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था। अभी आपने देखा है, आगे ही पढ़ाया गया है। अकबर की अकबर की हाथियों की लड़ाई दर्शाने का बहुत बढ़िया शौक था। तो ये हाथियों पे बैठा करके उसको चित्रकारी करवाता था, यानी हाथियों की लड़ाई को देखने का शौक अकबर पहले ही पाल रखा था। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली आते हैं, उसके द्वारा चित्र बनाया जाता है। बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट कर रहे हैं, ऐसा दृश्य बनाया गया। यह चित्र गुलिस्ता पोतीखाना तेहरान में वर्तमान में देखने को मिल जाएगा। इस चित्र की दूसरी प्रति आपको अकबर के समय में चित्रित हुई बताई जाती है। रायकृष्ण दास ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बने हैं। ये अकॉर्डिंग टू रायकृष्ण दास है, याद रखना। अकबर तथा जहांगीर के काल में जर्मन चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर थे। ये क्वेश्चंस बहुत डीप में पूछा जाता है जब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेकिन अब हो सकता है टीजीटी में भी पूछ लिया जाए। तो याद रखना अकबर और जहांगीर के काल का जर्मन चित्रकार कौन था? अल्बर्ट ड्यूरर थे। ये पूछा जाता है अकबर के काल में कितने? तो 100 चितेरे होते हैं, आप जानते ही हैं। अकबरनामा के अकॉर्डिंग हिंदू चित्रकार 13 होते हैं और गुजराती चित्रकार 6 होते हैं। मुसलमान चित्रकारों की संख्या 4 होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है। वो आपको डीप को जो है समझने की जरूरत है, डीप में सुनने की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपने सोचा है 148 फतेह करना है तो उस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है मित्रों। इटालियन चित्रकार राफेल की चित्रों की अनुकृतियां भी किसने तैयार की हैं? तो अल्बर्ट ड्यूरर ने तैयार की हैं। दसवंत को प्रथम विशेषज्ञ चित्रकार के रूप में देखा जाता है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। सर्वाधिक ग्रंथ चित्रों की अगर बात होती है तो अकबर के काल में ही सबसे ज़्यादा ग्रंथों की जो है चित्रण का कार्य होता है। उसके साथ अगर बात करते हैं व्यक्ति चित्रों का महत्व किसके समय मिलता है, तो सभी ही की रचना भी अकबर के काल में ज़्यादा बढ़िया से दिखाई देने लगती है। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके समय बने हैं? तो अकबर के काल में ही बने हैं। व्यक्ति चित्रों पर विशेष स्थान किसके समय मिलता है? तो विशेष स्थान भी अकबर के समय मिलता है। क्वेश्चन को डीप में पूछा जाता है तो आंसर से व्यक्ति चित्रण सभी में विशेष स्थान तो अकबर लगाना होता है। जबकि आपसे ये पूछा जाए चित्रकला का स्वर्ण युग, तब आपको जहांगीर लगाना होता है। कभी कभी आंसर्स में अकबर नहीं होता है कि सभी रचना किसके काल में स्टार्ट होती है। अगर अकबर आंसर्स नहीं होता है तो वहाँ पे जहांगीर आंसर्स बनता है। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्रण की बात करते हैं तो जहांगीर के काल में बने हैं। देखिए सेकंड पॉइंट यही दे दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अकबर हैं तो अकबर के काल में सभी को विशेष स्थान मिलता है, जबकि बढ़िया वाला, सर्वश्रेष्ठ वाला, सबसे पॉपुलर वाला तो आपको व्यक्ति चित्रण जहांगीर के काल का लगाना होगा।
अकबरकालीन प्रमुख ग्रंथों की चित्रों की अगर बात करते हैं तो गांव का कुआं ये हमजानामा में चित्रित है। हीरा काटने की मशीन हमजानामा में है। किसान खेत काटते हुए रमजा जो है रज्मनामा में है। जबकि धोबी और उसकी पत्नी की अगर बात होती है अनवर सुलेही का बढ़िया दृश्य माना जाता है। स्त्री चरखा और सूत काटते हुए अनवर सुलेही की बढ़िया रचना मानी जाती है। ज्योतिषी और बुनकर अपना कार्य कर रहे हैं, ये भी अय्यार दानिश में दर्शाया गया। जबकि मस्जिद का एक कोना जो है तारीख अल्फी में दर्शाने का प्रयास अकबर के काल में किया गया। अकबर काल के स्थापत्य की अगर बात करते हैं, स्थापत्य में मतलब कौन कौन सा कार्य इन्होंने किया जिसमें मकबरा या फिर मस्जिद बनवाए, तो जैसे अकबर के काल के स्थापत्य की बात हो तो आगरा का लाल किला लगवाना, लाहौर का लाल किला लगवाना, इलाहाबाद का किला लगवाना, फतेहपुर सीकरी आंसर लगाना, बुलंद दरवाज़ा 134 फीट वाला, कई जगह ये कई टाइप का डाटा दिखाई देता है। 134 फीट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर्स माना गया। फतेहपुर सीकरी वाला बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया, अकबर ने बनवाया। जहांगीरी महल की बात होती है, आगरा में जो स्थित है इसको अकबर ने बनवाया था। पंचमहल की अगर बात होती है तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। उसके साथ बीरबाल जो है बीरबल महल होता है, जोधाबाई का महल होता है, जामा मस्जिद होता है, तुर्की सुल्ताना का महल होता है आदि जो है ये फतेहपुर सीकरी में सब इमारतें हैं और किसके द्वारा, तो अकबर के काल में बनवाई गई हैं। जबकि हुमायूं का मकबरा जो दीनपनाह नगर में है, आप जानते हैं दिल्ली के पास, उसको भी किसके द्वारा, तो वहाँ पे भी अकबर आंसर सब बन जाते हैं। कभी कभी अकबर आंसर बन जाते हैं, कभी कभी आप जानते हैं कि उसके साथ अन्य नाम भी जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अकबर का नाम जैसे वहाँ पे हटता है तैसे हुमायूं के नाम के साथ हाजी बेगम का नाम आ जाता है कि निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। ठीक है, हाजी बेगम ने करवाया। कभी कभी ऐसा आंसर बन जाता है, कभी कभी मिर्जा घियात के बारे में आ जाता है कि वास्तुकार कौन था, तो मिर्जा घियात थे। आप जानते ही है कि हुमायूं का मकबरा मिर्जा घियात ने बनाया। आगे इनके पुत्र के बारे में, जहांगीर के बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जहांगीर की बात होती है तो 1605 से 1627 तक ये शासन करते हैं। चंद्रकला का स्वर्णकाल होता है। ये जहांगीर का चित्र है। इनका वास्तविक नाम को पूछा जाता है तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म जो है 1569 में होता है, इसलिए इनका नाम सलीम भी हो जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम ही था। माता का नाम जोधाबाई होता है। जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल शासक बने और 1627 ईस्वी तक, जब तक ये हार्ट अटैक नहीं आ जाता यानी हृदय गति रुक नहीं जाती है, तब तक जो है ये अपनी राजगद्दी पे बैठे होते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो शाहदरा में है। शाहदरा लाहौर वाला होता है। नूरजहां के द्वारा जहांगीर का मकबरा बनवाया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा क्या है, तो उसकी जहांगीरी होती है जिसे जहांगीरनामा कहा जाता है, याद रखना है। स्वयं जहांगीर ने इसे जो है फारसी भाषा में लिखा था। फारसी भाषा आप जानते हैं मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी, तो उस टाइम जो है इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी वो फारसी भाषा में लिखी। जबकि इनके बाबा जी थे, नाम क्या था आप जानते हैं, इनके बाबा ही होंगे ना, 1 2 3 नहीं, चौथे बाबा नहीं होंगे। तो जो बाबरनामा होती है, बाबर लिखता है तो तुर्की में लिखता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों कि फारसा में जो है फारसी भाषा में लिखी, किंतु इसको पूर्ण करने का जो काम रहा है मोतमिंद खान के द्वारा जो है तुझके जहांगीरों को पूर्ण करने का कार्य हुआ है। जहांगीर अबू समद के पुत्र जो है शरीफ हैं, ये मदरसे के सहपाठी होते हैं। अबू समद के पुत्र शरीफ किसके जो है सहपाठी हैं, तो मित्र हैं जहांगीर के। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल का होता है, तो जहांगीर के काल को माना जाता है। जहांगीर की पहली प्रति जो है जहांगीर के सिंहासन का ग्रहण करने का है। 14वें वर्ष में आप जानते हैं कि ये गद्दी पे बैठते हैं। इसकी पहली प्रति कहाँ पे है, तो शाहजहां को जहांगीर ने अपने सलेखों के साथ भेंट किया था। ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास चित्रकारों ने किया है। और आगे अगर बात करते हैं जहांगीरकालीन चित्रकार, बहुत सारे नाम आएंगे, उसमें से आप एक नाम अबुल हसन के बारे में देख लीजिए। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। अबुल हसन मुगल शैली का भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा होता है और अबुल हसन ने जो है नादिर उल जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा प्रदान की जाती है। इतना नाम आज याद रखिएगा। कल की हम लोग क्लास में क्या क्या देखेंगे, तो जहांगीर के बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। जहांगीर के साथ हम लोग शाहजहां और औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे और जो इसकी विशेषताएं हैं मुगल शैली की उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। उनके चित्रण का धरातल जैसे कागज़, कपड़ा, वसली, भित्त, हाथी दांत सब पे हुआ है, तो इनको बारे में बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ये भी देखेंगे जैसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर होता है, जबकि मुगल शैली की स्थापना अकबर होती है। जबकि आप देखेंगे कि मुगल शैली के पतन का प्रारंभ शाहजहां के काल से ही हो जाता है, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग होता है। तो इन सब के बारे में कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।